हेलो दोस्तों। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं रेलवे टेक्नीशियन का साइंस का स्पेशल प्रश्न। और आज हम लोग इसमें प्रीवियस ईयर के सीरीज में सेट नंबर 12 को देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और ग्रुप में शेयर जरूर करें। तो चलिए हम लोग देखते हैं 2018 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। पहला प्रश्न में कहा गया है कि निम्न में कौन सा बिलियन क्षारीय है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा बिलियन है जो क्षारीय है। तो आपको हम बता दें कि अगर ऐसा प्रश्न आए तो सबसे पहले आप उसको पावर को देखिए कि पावर में क्या दिया गया है। तो आप लोग तो जानते ही होंगे कि 0 से लेकर 14 तक के पीएच स्केल पर जो भी 7 से कम होता है वह अम्लीय और 7 से अधिक होने पर वह क्षारीय होता है। यहाँ पर देख लीजिएगा कि पावर में जो भी 7 से कम होगा वही अम्लीय हो जाएगा और जो 7 से अधिक होगा वह क्षारीय होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है कि इसका जो है यह जो पहला ऑप्शन आपका अम्लीय है, ओके, इक्वल टू H 1 गुना 10⁻⁴ मोल प्रति लीटर के बराबर है। तो यह अम्लीय है। और इसमें जो हाइड्रोजन का मान कम है और इसका 10⁻⁷ मोल अधिक यानी क्षारीय अधिक है और हाइड्रोजन आयन यानी इसमें अम्लीय कम है। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन आयन की मात्रा अधिक है और इसमें हाइड्रोजन बराबर है। तो यानी यह उदासीन हो जाएगा, यह उदासीन हो जाएगा, यह आपका अम्लीय होगा एक तरह से। और यह ऑप्शन बी क्षारीय है क्योंकि इसमें क्षारीय मात्रा का वैल्यू ज्यादा है। पौधों में बौनापन निम्नलिखित में से किसके उपचार के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। पौधों में जो बौनापन होता है वह जिब्रेलिन अम्ल के उपचार के द्वारा इसको नियंत्रित किया जा सकता है। यह एक प्रकार का तरीका है उसको ठीक करने का। आगे देखिए अगला है प्रश्न 3 नंबर। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है और त्वरण को ए के द्वारा संकेत इसका ये संकेत है और इसका फॉर्मूला होता है v-u/t। ये त्वरण का इसका फॉर्मूला होता है कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। संवेग का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुना वेग, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। चाल का जो मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, बल का मात्रक न्यूटन हो जाएगा। या फिर इसका सीजीएस मात्रक डाइन भी होता है, डाइन इसका सीजीएस मात्रक भी होता है। अगला प्रश्न है 4 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण परमाणिक संख्याओं पर आधारित है। परमाणिक संख्याओं पर कौन सा वर्गीकरण है जो आधारित है। वह हो जाएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी यह परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक पर आधारित है। और यह जो नियम था यह आधुनिक आवर्त सारणी का मोसले के द्वारा दिया गया है कि मोसले के द्वारा ही यह कहा गया था कि परमाणु संख्या पर जो आवर्त सारणी है वह आधारित है। मेंडलीव के द्वारा यह कहा गया कि आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। द्रव्यमान का नियम जो था यह मेंडलीव के द्वारा दिया गया था। टोबेराइन के द्वारा त्रिक नियम दिया गया था और न्यूलैंड के द्वारा अष्टक नियम दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है 5 नंबर। एक कार का प्रारंभिक वेग जो u होता है वह 5 मीटर प्रति सेकंड है और अंतिम वेग 5 सेकंड में 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। यानी 5 से लेके 10 हो जाता है कितने, तो 5 सेकंड में। तो इसका त्वरण पूछ रहा है तो त्वरण बराबर होता है v-u/t यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। तो 10-5/5 सेकंड। अगर यहाँ पे आपको मिनट में दिया गया है तो हमेशा आपको समय को सेकंड में ही लेना है। तो 5/5 यानी 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो त्वरण का मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो देख लिए 1 मीटर प्रति वर्ग सेकंड, 2 नंबर सही है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पारा पाया जाता है जो एक धातु है। अगर अधातु पूछता है तो ब्रोमीन भी द्रव अवस्था में पाया जाता है। 6 का 3 सही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 7 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर सटीक पीएच को मापने के लिए सूचक के रूप में उपयोग किया जाता है। जो सबसे जो सटीक पीएच वैल्यू जो देता है, कौन अम्लीय है, कौन क्षारीय है, कौन उदासीन और उसका पीएच मान भी सटीक तरह से, वह सार्वभौमिक सूचक के द्वारा प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। सार्वभौमिक सूचक यह बहुत ही सटीक जानकारी देता है। अगला प्रश्न है 8 नंबर। पृथ्वी की सतह जिसका द्रव्यमान m और त्रिज्या r पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण किसके समानुपाती होगा। तो इसका जो त्वरण होता है वह m/r² के समानुपाती होता है। द्रव्यमान बटा त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती होता है। तो इसका 3 नंबर सही हो जाएगा। गतिशील जीवाणु कोशिकाओं को क्या कहा जाता है। गतिशील जीवाणु कोशिकाओं को नर युग्म कहा जाता है। नर युग्म कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नर युग्म ही गतिशील जीवाणु कोशिका है। अगला प्रश्न है कि यदि किसी वस्तु को एक वृत्त में
घुमाया जाता है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा? किसी वस्तु को अगर वृत्त में घुमाया जाएगा तो उस पर किया गया कार्य शून्य होता है। शून्य होता है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। यह इसलिए होता है कि अगर आप यहाँ से घूमना शुरू करते हैं फिर आप वापस यहीं पे आते हैं, बार बार आप यहीं पे आएंगे तो यह कार्य शून्य होता है। फास्फोरस की परमाणुकता क्या होती है? फास्फोरस की परमाणुकता चतुर्थ परमाणुक होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, P4 इसका होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 12 नंबर कि हमारी आवश्यकताओं के अनुसार धातुओं को अलग अलग आकार दिया जा सकता है, क्योंकि उसमें उसमें क्या होता है, धातुओं को हमारी आवश्यकता के अनुसार उसे अलग अलग प्रकार से आकार दिया जा सकता है। यह इसलिए क्योंकि धातुओं में आघातवर्धनीय और तन्यता होता है। आघातवर्धनीय और तन्य की वजह से इसे हम अलग तरह से आकार दे सकते हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न 13 नंबर, माना कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। जब तार में से 1 ओम विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब तार के एक खंड से प्रत्येक सेकंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो इसको प्रत्येक सेकंड में इलेक्ट्रॉन जो प्रवाहित होगा वह 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा। 4 नंबर सही है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन से पादप ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम होता है? कौन सा वह पादप ऊतक है जो कोशिका के विभाजन में सक्षम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विभाज्योतक ऊतक। यह कोशिका विभाजन के लिए सक्षम है। बाकी आपका जाइलम, ये सब तीनों ऑप्शन ये इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। आगे देखिए कि 1 नैनोमीटर कितना होता है? 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। और कहीं कहीं 10⁻⁷ सेंटीमीटर भी देता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अगर मीटर में है तो 10⁻⁹ मीटर और सेंटीमीटर में है तो 10⁻⁷ सेंटीमीटर होगा। ध्वनि निम्न में से क्या है? ध्वनि एक क्या है? तो ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। 1 नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 17 नंबर कि एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में क्या होता है? तो एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 यह क्या है? तो ऐसे तो आप जानते हो कि धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है। कोई भी धातु का ऑक्साइड क्षारीय और अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होगा। अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है, लेकिन यहाँ पर धातु का ऑक्साइड है तो यह क्षारीय। आप लोग आंसर दे सकते हैं, लेकिन गलत है। अपवाद में यही है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड हमेशा उभयधर्मी होता है। ऑप्शन डी यह एक तरह से अपवाद है। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र क्या होता है? गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र एक खोखले गोले का केंद्र होता है, जिसकी गोलीय दर्पण का एक भाग होता है। 1 नंबर सही है। अगला प्रश्न है 19 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का संयुक्त रूप नहीं है? इन चारों ऑप्शन में से कार्बन का कौन संयुक्त रूप नहीं है? और यह प्रश्न को 2018 में ALP में बहुत बार रिपीट भी किया गया। कई सेट में यह प्रश्न पूछा गया है, कई शिफ्टों में। तो कार्बन दो तरह से होता है, एक मुक्त रूप से होता है और एक संयुक्त रूप से होता है। तो इसमें हीरा यह जो है यह संयुक्त रूप में नहीं बल्कि यह मुक्त रूप से है, और बाकी चौक, संगमरमर और डोलेमाइट यह संयुक्त रूप से है। संयुक्त रूप क्या है? तो जो भी कार्बन का यौगिक होगा, कार्बन का यौगिक है वह संयुक्त रूप में पाया जाएगा। और हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के मुक्त रूप में पाया जाता है। यहाँ पर देखिए, मुक्त अवस्था में कार्बन को हीरा और ग्रेफाइट के रूप में होता है और संयुक्त अवस्था में कार्बन का यौगिक पाया जाता है। यदि एक डोबेराइन त्रिक के पहले और तीसरे सदस्य फास्फोरस और एंटीमनी है तो इसके त्रिक का दूसरा मेंबर कौन होगा? अगर पहला सदस्य फास्फोरस और तीसरा एंटीमनी है तो इसका दूसरा मेंबर हो जाएगा आर्सेनिक। इस प्रश्न को भी देखिए बहुत बार रिपीट किया गया, करीब करीब 2-3 शिफ्ट में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। अगला 21 नंबर कि निम्नलिखित में कौन एक बायोगैस का घटक नहीं है? इन चारों ऑप्शन में से कौन बायोगैस का घटक नहीं है? तो 21 का देखते हैं। इसमें मीथेन तो है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, हाइड्रोजन सल्फाइड भी है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड CO नहीं है। CO बायोगैस का घटक नहीं है। 2 नंबर सही है। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, कार्बन मोनोऑक्साइड का CO, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 और हाइड्रोजन सल्फाइड का H2S इसका सूत्र होता है। अगला प्रश्न है 22 नंबर, बायोगैस में मीथेन का परसेंटेज कितना होता है? बायोगैस में मीथेन का परसेंटेज 75% पाया जाता है। 1 नंबर सही है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न कि पादपों में प्राथमिक वृद्धि किसके द्वारा होता है? पेड़ पौधों जो होता है पादप होता है उसमें प्राथमिक वृद्धि किसके वजह से होता है? तो यहाँ पर कूट में आंसर देना है, ऊर्ध्व विभाजोतक, पार्श्व कि अंतर्वेशीय या शीर्ष। तो इसमें जो प्राथमिक वृद्धि होता है वह अंतर्वेशीय विभाजोतक और शीर्ष विभाजोतक की वजह से प्राथमिक वृद्धि होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन B, C और D। चलिए अगला प्रश्न है 24 नंबर, पुष्प के मध्य में स्थित भाग मादा प्रजनन भाग होता है। यानी पुष्प के कौन सा भाग है जो मादा प्रजनन अंग है?
तो 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अंडप। अंडप जो है यह मादा प्रजनन भाग्य है। आइए देखते हैं इस सेट का अंतिम प्रश्न। डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? जो प्रोटीन के बारे में जो जानकारी, डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे जीन कहा जाता है। जीन कहा जाता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए जीन। तो चलिए यहाँ पर हमारा आज का सेट नंबर 12 समाप्त होता है। तो आप लोगों का यह वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और ग्रुप में शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।